सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कल ही रिलीज हुआ एक ड्रामा जिसका नाम है 21st सेंचुरी ग्रैंड प्रिंस वाइफ। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 600 सालों से जोसन डायनेस्टी ने कोरिया में रूल किया था। बहुत से राजा आए और गए और धीरे धीरे अपनी एब्सोल्यूट मोनार्की भी खत्म करते गए और अब रॉयल फैमिली प्रेजेंट टाइम के कोरिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करते हैं। रॉयल फैमिलीज के पास जो एब्सोल्यूट पावर्स होता था वो अब क्लास बन चुकी है और वो लोग कोरिया के एलीट लोगों में आते हैं, यानी बहुत अमीर खानदानी लोग। देन हमें रॉयल एकेडमी नाम के एक प्रेस्टिजियस स्कूल को दिखाया जाता है। 2009 के स्प्रिंग एग्जाम का रिजल्ट आया था। सभी लोग अपनी रैंक देखने आए थे, जहां हम रियो मिनसोक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, जो अपने क्लास की रैंकिंग बोर्ड चेक करता है, जिसमें सोंग हिजू नाम की लड़की फर्स्ट आई थी और मिनसोक आया था सेकंड, जिससे ये तो बड़ा चिढ़ जाता है। जैसे हमारे स्कूल में येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड हाउसेस होते थे, इनके यहाँ 2 हाउसेस के बारे में बताया गया है। एक चोंगयोंग हाउस जिनमें आते हैं रॉयल फैमिलीज और नोबल फैमिलीज, और एक जुजाक हाउस जिसमें नॉर्मल लोगों से लेकर बिजनेसमैन तक के बच्चे आते हैं। तभी यहाँ एंट्री मारती है कहानी की फीमेल लीड सोंग हिजू, जो रैंक बोर्ड देकर मिनसोक से कहती है कि तूने तो कहा था कि तू मुझे इस बार हराएगा, पर तू हर बार की तरह फिर से हार गया। मिनसोक कहता है क्या तू मुझसे डर गई थी, कहीं मैं तुझे हराना दूं इसीलिए तूने इतनी मेहनत करी। हिजू हंसते हुए कहती कि मेहनत करने जितना क्या ही हार्ड था एग्जाम में, कहीं तुझे क्वेश्चन ज्यादा हार्ड तो नहीं लगे। अब हार गया है तो हार मानना भी सीख ले और ज्यादा जबान मत चलाया कर, हर बार तेरी खुद की ही बेइज्जती होती है। इस पे मिनसोक उसे कहता है कि अपनी औकात मत भूल, तू हम जैसे नोबल फैमिली से नहीं है, इसीलिए अपनी हद में रह। जिस पे हिजू कहती है अबे नोबल के बच्चे मुंह संभाल वरना पिटेगा किसी दिन। देन उसकी शर्ट ठीक करते हुए कहती कि अगली बार से थोड़ा एफर्ट डाला कर भाई, हर बार तुझे इतनी आसानी से हराने में मजा नहीं आ रहा, तू तो नोबल मैन है ना, हर बार हारने में तुझे मजा आता है क्या, और पहले तो तू यूनिफॉर्म पहनना सीख ले, बड़ा आया नोबलमैन कहीं का बोलकर चली जाती है। पर उसके बाद ही हम देखते हैं हिजू को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है, जहाँ प्रिंसिपल पहले हिजू की तारीफ तो करते हैं। देन उससे पूछते हैं कि तुम्हें तो पता होगा ना कि राजा साहब ने ये स्कूल क्यों बनवाया था। हिजू कहती है हाँ, ताकि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। उसकी बात बीच में ही काटते हुए प्रिंसिपल कहते हैं हाँ वो तो एक था ही, पर हमें सबका ध्यान रखना चाहिए। ये बोलकर वो अपने पास रखे एक एंटीक कप जैसा कुछ उठाकर हिजू से पूछते हैं कि पता है ये किसने इन्वेंट किया था। किंग सेजोंग के जमाने के जांग योंगशिल ने। भले ही वो एक वैश्या का बेटा था पर वो ब्रिलियंट था। ये बोलकर प्रिंसिपल वो कप हिजू को दे देते हैं एक गिफ्ट के तौर पे, पर असल में प्रिंसिपल हिजू को ताना मार रहे थे, या कह सकते हैं उसकी जगह दिखा रहे थे, जिसका रीजन हमें आगे पता चलेगा। तो हिजू कप को लेकर काफी गुस्से में बाहर आती है और उसे फेंक के चली जाती है। देन हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हिजू कासल ब्यूटी नाम की कंपनी की सीईओ है। वो कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग कर रही थी, जहाँ वो सभी पे गुस्सा करती है क्योंकि उनका सेल्स उनके कॉम्पिटिटर से थोड़ा कम हो गया था। एक डायरेक्टर कहता है कि पर हम अब भी इंडस्ट्री लीडर हैं और अभी प्रेफरेंस रैंकिंग में नंबर 1 है। वहीं हमारे राइवल कंपनी ने चीप तरीके यूज किए, लॉन्च इवेंट के नाम पे 50% ऑफ कर दिया और एक फेमस सेलिब्रिटी के साथ ऐड बना के इनऑर्गेनिक तरीके से वायरल किया। हिजू कहती फिर भी हम सेल्स में उनसे हार तो गए ना, अब हमें उन्हें उनके ही तरीके से हराना होगा। उस सेलिब्रिटी ने हमारा ऑफर मना किया ना, तो उसकी कुंडली निकालो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। फिर उसका क्या करना है वो तो तुम सबको पता ही है। देन वो उनके प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम को हाफ करने कहती है, ताकि सोल्ड आउट होने के डर से लोग फोमो में आगे खरीदने लगे और उनकी सेल्स बढ़े। डायरेक्टर कहता है कि अगर हम प्रोडक्ट्स को 50% कम कर दें तब तो हमें काफी लॉस होगा ना। हिजू कहती है पैसे मेरे हैं तो उनके साथ क्या करना है वो मैं डिसाइड करूंगी, आप लोग बस अपना काम करिए। तभी हिजू की सेक्रेटरी हेजोंग आती है कि आज उसे रॉयल किंग के बर्थडे सेलिब्रेशन में जाना है और टाइमली पहुंचने के लिए उन्हें अभी ही निकलना पड़ेगा। जैसे हिजू कहती कि क्योंकि आज मैं पैलेस जा रही हूँ तो मैं हमारी कंपनी के लिए वहाँ एक क्रेजी बज़ क्रिएट करने वाली हूँ, तो तुम सब उसके लिए तैयार रहना और मेहनत करना। डायरेक्टर लोग पूछते हैं कि हमें क्या करना होगा। हिजू कहती है आर्टिकल्स लिखो यार, वीडियोस वायरल कराओ, रील्स पे, इंस्टा पे, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, हर जगह बस कासल बेटी और मेरा ही नाम छा जाना चाहिए। और आर्टिकल्स लिखना जैसे कासल ग्रुप के वारिस को राजा साहब ने अपने बर्थडे बैंकेट में बुलाया, ऐसे ही तड़कते भड़कते हेडलाइंस छापते जाना। ये बोलकर वो पैलेस के लिए निकलती है। हेजोंग पूछती कि क्या आप सच में कासल ग्रुप को इनहेरिट करने वाली हो। हिजू कहती नहीं, पर बोलने में क्या जाता है, शायद सच हो भी सकता है, और ऐसे रूमर्स फैलाना ही तो पीआर का काम होता है ना, तो इन आर्टिकल्स का तुम ध्यान रखना। देन हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस इयान के महल को, जहाँ वो अभी हंटिंग से वापस आया है। तो वो फ्रेश हो रहा था, बाहर कोर्ट लेडीज उसका वेट कर रही थी। तभी उसका सेक्रेटरी ह्योन आता है और कोर्ट लेडीज से कहता है कि वो ग्रैंड प्रिंस को लेकर आ जाएगा। तो ह्योन आकर पूछता है कि आपने राजा साहब के बर्थडे के लिए कोई गिफ्ट ले लिया। इयान उसकी और गन पॉइंट करते हुए कहता है कि सुबह से तो मैं बस खून ही देख रहा हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला उसके बारे में सोचने का, इसीलिए अब बस मुझे थोड़ा आराम करना है। ह्योन कहता है नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको राजा साहब के बर्थडे सेलिब्रेशन में तो जाना ही होगा, और आज के दिन तो आपको हंटिंग में भी नहीं जाना चाहिए था। अब तक तो आपको पैलेस में पहुंच जाना चाहिए था, और अब तक तो आप तैयार भी नहीं हुए, इसीलिए प्लीज जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें पैलेस के लिए निकलना पड़ेगा। देन इधर हम पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ सारे रॉयल फैमिली मेंबर्स, एलीट लोग ट्रेडिशनल और फॉर्मल ड्रेसेस में आ रहे थे। वहीं अपनी रेड सुपर कार में एंट्री मारती है हिजू, जहाँ उसने सबसे अलग ड्रेस पहना था, जिसे देख सभी लोग उसके बारे में ही बातें करने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ सभी को फॉर्मल और ट्रेडिशनल ड्रेस में आना था। अब हिजू आते ही फुल सेलिब्रिटीज की तरह डिफरेंट पोजेस देने लगती है, जिसके साथ ही उसके वीडियोस फोटोज वायरल होने लगती है, क्योंकि वहाँ पे वो सबसे अलग थी। रिपोर्टर्स बात करने लगते हैं कि हिजू सच में रेड ड्रेस में आ गई, जो देखकर ये सभी शॉक्ड होते हैं, क्योंकि पैलेस में राजा के अलावा कोई भी रेड ड्रेस नहीं पहनता, इसीलिए वो आए
आए हुए सारे गेस्ट में से सबसे यूनिक एंड अलग दिखती है। और वहीं उसकी टीम फुल पीआर चलाने में लगे हुए थे, आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे, वीडियोस फोटोज हर जगह ट्रेंड कर रहे थे, जिससे उसके कंपनी के प्रोडक्ट सोल्ड आउट होते जा रहे थे। तो अंदर सारे गेस्ट एक दूसरे से घुल मिल रहे थे, बातें कर रहे थे। वहीं हीजू अकेले ड्रिंक कर रही थी। ठीक उसी के पीछे 3 औरतें उसी के बारे में बात कर रहे थे, हीजू के बारे में बेचिंग करते हुए कह रहे थे कि ये वही लड़की है ना, कासल ग्रुप की दूसरी बेटी। दूसरी औरत कहती है बढ़िया ही कासल ग्रुप की बेटी, ये चेयरमैन सॉन्ग की नाजायज बेटी है, जिसके बारे में इसके 10 साल होने तक किसी को पता ही नहीं था। फिर इसकी माँ जो चेयरमैन सॉन्ग की मिस्ट्रेस थी, उसने इसे चेयरमैन सॉन्ग के पास छोड़ दिया, इसीलिए ये कोई खानदानी लड़की नहीं है। इसके ड्रेसिंग सेंस, हरकतों से समझ तो आ ही रहा है, एक नाजायज लड़की से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। न इसकी कोई इज्जत है, न परिवार की फिक्र है। जो सब सुनकर हीजू को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपना ड्रिंक खत्म करके गिलास तोड़ के पीछे मुड़कर उन्हें चीयर्स कहती है, जो देखकर वो तीनों भाग जाती है। तभी हीजू का हाफ ब्रदर तेजी उसे चिढ़ाने आता है, क्योंकि इस क्वार्टर हीजू की कंपनी की सेल्स जो डाउन हुई थी। हीजू कहती है तू अपनी कंपनी की फिक्र कर और सामने से हट। हीजू कहते हैं अपने बड़े भाई की थोड़ी रेस्पेक्ट तो किया कर, लोग सही कहते हैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। हीजू कहती है अगला आदमी इज्जतदार होना भी तो चाहिए, और जहाँ तक रही मेरे कंपनी की सेल्स की बात, मुझे तुम्हारी तरह चीप हरकतें करने की जरूरत नहीं है। खुद का लॉस करके अपनी सेल्स नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मेरी कंपनी आज भी प्रेफरेंस सर्वे में टॉप है, जहाँ तक तुम कभी नहीं पहुँच सकते। हीजू कहता है तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम अपनी आइडेंटिटी को तो नहीं छुपा सकती ना, भले ही कंपनी की सीईओ बन गई हो, रहोगी तो नाजायज ही। हीजू कहती है कुत्तों की तरह बकबक करते हो, टाई की जगह कल से पट्टा पहन के निकला करो, सूट करेगा तुम पे। ये बोल के उसकी टाई को टाइट कर देती है। तभी कोर्ट लेडी सभी को अंदर बुलाने आती है। तो अंदर सभी लोग टेबल पे खाने के लिए बैठते हैं। सामने बैठे हुए थे राजा, जो की एक 8 साल का बच्चा था, जिसके बगल में थी उसकी माँ यानी रानी माँ, और राजा के लेफ्ट साइड का तख्त खाली था, जो जगह थी हमारे मेन लीड यानी ग्रैंड प्रिंस इयान की, जो की था एक्टिंग किंग यानी राज प्रतिनिधि। क्योंकि राजा माइनर है, इसीलिए राजा के बिहाफ पे ग्रैंड प्रिंस इयान सारा काम देखता है। तो इयान है लिटिल किंग का चाचा, यानी छोटा राजा इयान के बड़े भाई का बेटा है, और रानी माँ इयान की भाभी है। तो यहाँ सभी लोग इयान के आने का ही वेट कर रहे थे। तो कुछ ही देर में इयान भी यहाँ पहुँच जाता है। तो इयान अपने हंटिंग वाले कपड़ों में ग्रैंड एंट्री मारता है। अब इयान को यहाँ देखकर ही क्वीन मदर यून का फेस गुस्से वाला हो जाता है। इयान को देखकर सभी लोग खड़े हो जाते हैं। तो वो सभी के बीच में से चल के राजा के सामने आता है। तो लिटिल किंग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब उसे हंटिंग वाले कपड़ों में देखकर काफी लोग बातें कर रहे थे कि आखिर ये राजा के बर्थडे में हंटिंग वाले ड्रेस में क्यों आया है, जो बात उसे क्वीन मदर भी पूछती है। तो इयान कहता है कि ये मुझे राजा जी ने ही गिफ्ट किया था, क्या आपको ये पसंद नहीं आया? राजा कहता है चाचू आप बहुत ही अच्छे लग रहे हो। क्वीन मदर कहती है फिर भी तुम्हें इवेंट का ख्याल करके उसके मुताबिक ड्रेस चूज करने चाहिए थे, और वैसे भी हंटिंग का सीजन तो चला गया। इयान कहता है हंटिंग का कोई एक सीजन नहीं होता, आप मुझे बाद में लेक्चर दे सकती है, फिलहाल तो मुझे बैठना चाहिए ताकि हमारे मंत्रीगण और मेहमान भी बैठ सके। ये बोलकर वो अपनी तख्त पे बैठ जाता है। वहीं हीजू भी इयान को ही देख रही थी। तो यहाँ सभी लोग खाना शुरू करते हैं। बाहर सेलिब्रेशन चालू होती है। कोरिया में आज पूरी रात राजा के बर्थडे के लिए सेलिब्रेशन चलने वाले थे। वहीं राजा अपने सारे बर्थडे सेरेमनीज वगैरह कर रहे थे। एक पेपर में उन्हें अपने विशेष लिखनी थी, जिसमें वो अपनी माँ की हेल्थ हमेशा ठीक रहे ये विश करते हैं। चाचू इयान की भी अच्छे हेल्थ की विश करते हैं, और सारी जनता के लिए खुशियाँ विश करते हैं। हीजू रॉयल लेक के पास फायरवर्क्स देख रही थी। तभी सामने इयान आता है एक सेरेमनी पूरा करने, जिसमें बहुत सारी फायरवर्क्स होती है, जहां हीजू इयान को ही देख रही होती है। देन प्राइम मिनिस्टर मैन हीजू को देखकर उससे बात करने आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। हीजू उसे पिंक कपड़ों में देखकर थोड़ा टीज करती है। तो मैन कहता है क्योंकि अब मैं रॉयल कैबिनेट का प्राइम मिनिस्टर हूँ, मुझे तो रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे ना, वरना दूसरे मिनिस्टर्स मेरी जान खा जाएंगे। देन मैन हीजू की काफी तारीफ करता है, क्योंकि उसके लीडरशिप में कासल ब्यूटी काफी ज्यादा ग्रो कर रही है। देन पूछता है ये ड्रेस तुमने जानबूझकर ही पहना है ना, क्योंकि तुम तो जानती हो कि पैलेस में रेड पहनना अलाउड नहीं है। हीजू कहती है उससे मुझे क्या, मैं कोई लॉ तो नहीं तोड़ रही। मिन कहता है थोड़ा संभल के ही रहना, वरना कंट्रोवर्सी हो सकती है। तभी इयान का सेक्रेटरी मिन को कुछ कहने आता है, जो सुन मिन चला जाता है और इयान को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचता है। उसे देखकर पूछता है कि आप अकेले ऐसे किसी को बिना बताए क्यों चले जाते हैं। इयान कहता है क्यों, क्या तुम्हें डर है कोई मुझे मार डालेगा? मिन कहता है नहीं, मुझे फिक्र है आपके सेक्रेटरी ह्योन का, वो आपकी फिक्र में किसी दिन जरूर मरेगा, इसीलिए आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए। इयान उससे अचानक से पूछता है कि तुम शादी कब कर रहे हो? मिन कहता है अचानक से शादी की बात कहाँ से आई, और आपको मेरी शादी करवा के यहाँ से निकालने की इतनी जल्दी क्यों है? इयान कहता है इसका उल्टा ही है, शादी मेरी होने वाली है। जो सुन मिन थोड़ा हैरान होता है। इयान कहती है भाभी हर रोज मेरी शादी के लिए अलग अलग लड़कियों के रिश्ते भेज रही है, इसलिए लगता है शायद जल्द ही मेरी शादी होने वाली है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर मिन तुम पे बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है, क्योंकि 8 साल की उम्र में राजा साहब तो अपने फैसले नहीं ले सकते, ना ही कोई मीटिंग्स वगैरह अटेंड कर सकते हैं। मेरी शादी होती ही मुझे पैलेस छोड़ना पड़ेगा, और बाहर इतनी दूर से मैं राज्य प्रतिनिधि का काम नहीं संभाल सकता, इसीलिए जो सारी ड्यूटीज अब तक मैं करता था, जैसे इतने सारे चैरिटी इवेंट्स में जाना, इंटरनेशनल डेलीगेशंस को होस्ट करना, कल्चरल हेरिटेज को मेंटेन करना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विजिट करना, और सबसे बोरिंग मिलिट्री सेरेमोनीज अटेंड करना, ये सब कुछ फिर तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। मिन कहता है बिल्कुल नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता। जिस पे इयान कहता है फिर मेरी भाभी को रोको, अपना वेटो पावर यूज करो। रॉयल फैमिली एक्ट के अकॉर्डिंग रॉयल मैरिज के लिए रॉयल कैबिनेट की मंजूरी चाहिए होती है, तो जब भाभी मेरी शादी का प्रस्ताव देगी तब तुम अपना वेटो पावर यूज करके उन्हें मना करना।
ये बोल के जाने लगता है। मैन कहता है ये मुझे पहले ही बता देते, बेकार में ही मुझे डरा दिया। हीजू उधर नेटवर्क ढूंढते हुए एक रेस्ट्रिक्टेड जगह पे आ जाती है। नेटवर्क था नहीं क्योंकि पैलेस के आसपास के सारी एरिया में नेटवर्क पूरी तरह से कट ऑफ कर दिए गए थे। तभी इयान वहाँ आ जाता है, पूछता है कि कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गई। हीजू अपना सर झुका के उसे ग्रीट करती है। इयान नीचे आकर पूछता है नाम। हीजू माफी मांगते हुए कहती कि मैं रास्ता भूल गई थी। इयान फिर पूछता है नाम और रिश्ता क्या है तुम्हारा पैलेस से। तो हीजू अपना नाम बताती है। इयान कहती है कि मेरा कोई रिलेशन नहीं है पैलेस से। तो इयान उसकी ओर आते हुए कहता है कि रॉयल फैमिली और पैलेस के स्टाफ के अलावा यहाँ किसी का भी आना मना है, तो तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की। हीजू घबराते हुए अपना सर झुका लेती है। तो इयान कहता है मेरे 3 गिनने से पहले अगर तुम चली गई तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम यहाँ कभी आई थी। हीजू एक्साइट होकर कहती है सच में, जिसपे इयान थोड़ा और करीब आकर कहता है कि इतना तो मैं अपने जूनियर के लिए कर ही सकता हूँ। ये बोलकर काउंटडाउन शुरू करता है, पर जैसे ही 3 गिनता है पैलेस की तरफ से एक ब्लास्ट की आवाज आती है, जो सुन वो हीजू को संभाल के जाने के लिए कहकर पैलेस की ओर जाता है। तो अंदर सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। इयान को ये सब देखकर अपने 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक याद आता है, जब ऐसे एक फायर इंसिडेंट में पिछला राजा यानी इयान का बड़ा भाई मारा गया था, जिससे वो काफी घबरा जाता है और लिटिल किंग को ढूंढने जाने ही वाला था। तभी मिन वहाँ पहुंचता है। पीछे से क्वीन मदर आकर इयान को थप्पड़ मार देती है, जो देखकर हीजू, प्राइम मिनिस्टर, मिन सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। क्वीन मदर कहती क्या तुम अब एक और राजा की जान लेना चाहते हो। जो सुन अगेन ये सभी हैरान होते हैं, पर तभी पीछे से लिटिल किंग अपनी माँ को बुलाता है। तो क्वीन मदर अपने बच्चे के पास चली जाती है, पर ये रॉयल फैमिली डायनामिक देखकर ही जो हैरान रह जाती है। इसी के साथ पार्ट 1 का एंड यहीं पे होता है। जल्दी ही मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। टेक केयर एंड बाय बाय।